सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विश्वम। तो इससे पहले हम लोग अभी तक प्री कॉलोनियल पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब से हम लोग कॉलोनियलिज्म की शुरुआत करते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स जो भारत में कॉलोनियलिज्म लाए थे, इसको कार्ल मार्क्स ने इसको 3 फेज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला फेज है वो 1757 से 1813 तक है, ये फेज ऑफ मर्केंटाइलिज्म है। और जो दूसरा फेज था वो 1813 से 1861 तक है, ये फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और जो तीसरा फेज है वो 1861 से 1947 तक था, ये पीरियड ऑफ फेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल था। अब हम लोग एक एक फेज करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फेज है पीरियड ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, ये 1757 से 1813 तक था। इसमें होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों का एक मेन मोटिव एक ही था कि वो लोग भारत से ज़्यादा मैक्सिमम या एटमोस्ट प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, अब इसी समय 1757 में शुरू होता है ये पीरियड। इसी के बाद 1760s में ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में आता है, उसमें जो ब्रिटिश इनपुट जो भारत से ब्रिटेन जा रहे थे, इसका बहुत ही ज़्यादा वो था, योगदान था। अब ब्रिटिश जो थे इस समय एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं 1767 में कि भारत से जो है, यहाँ भारत है ये और ये मान लीजिए इधर ब्रिटेन है, तो भारत से रॉ मटेरियल जाता था या रॉ सिल्क या कोई भी रॉ मटेरियल जो है यहाँ जाता था और ब्रिटेन में जाता था। और ब्रिटेन से ये फिनिश होकर फिनिश गुड्स बनकर इसको भारत ने दोबारा लौटा के यहाँ बेच कर ये लोग प्रॉफिट कमा लेते थे। अब कॉलोनियलिज्म के जब भारत में प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा थे, तो उस समय क्या होता था कि भारत पहले ब्रिटिश जो थे पहले ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा सोना, गोल्ड, ज्वेलरीज, अलग अलग पैसे लाते थे, मनी लाते थे यहाँ पे। और फिर इसे वो यहाँ पे एक्सचेंज करते थे, उससे परचेज करते थे इंडियन रॉ गुड्स को, और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ ले जाते थे और यहाँ फिर बना के फिर बेचते थे। तो इससे इन लोगों को हल्का मतलब इनको अपना सोना खुद लाना पड़ रहा था, तो इससे इन लोगों को नुकसान भी हो सकता था। लेकिन इसके जब कॉलोनियलिज्म जब भारत में पूरे तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, भारत में ही भारत का ही पैसे का रॉ मटेरियल्स ये लोग परचेज का मतलब खरीदते या फ्री में मतलब लगभग लेते थे, क्योंकि ये लोग अपने भारत में इस तरीके की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सेटलमेंट को कर दिए थे कि ब्रिटिशर्स जो इंडियंस थे बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, खासकर रियॉट्स मतलब पीजेंट्स। ठीक है, तो यहीं से ये लोग रॉ मटेरियल्स को लेते थे और फिर उसके बाद उसको ब्रिटेन में ले जाकर वहाँ पे फिनिश गुड्स बनाया जाता था इसको, और इसके बाद दोबारा ये भारत में आ जाता था। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी कहा जाता है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इससे भारत का जो था वेल्थ धीरे धीरे ड्रेन हो जा रहा था, यहाँ से भारत अब ब्रिटेन में शिफ्ट होता जा रहा था, क्योंकि ये लोग इन लोगों का काम सिर्फ इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म से इसका गुड्स को प्रोसेस करके बनाना था और यहाँ भारत में ही बेचते थे, ताकि भारत का पैसा फिर इनके बाद ये जाए। ठीक है, अब इसी की वजह से, इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से भारत में ब्रिटेन में 1760 में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ जाता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कई ब्रेक थ्रूज भी हो जाते हैं, कई खोजें भी हो जाती हैं अचानक। जैसे एक जेम्स वॉट थे, इन्होंने स्टीम इंजन की खोज कर दी थी, और इसके बाद कार्टराइट थे, इन्होंने पावर लूम की खोज कर दी थी। ठीक है, कार्टराइट ने पावर लूम की खोज कर दी थी। अब देखिए जो ये होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये लोग ट्रेड स्ट्रक्चर फिर यही अपना लेते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी से पहले ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसमें ये लोग सिराजुद्दौला को ये रॉबर्ट क्लाइव जो है हरा देते हैं। इसके बाद ये लोग पॉलिसी इसको अपना लेते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट जो है ये इशू किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें जो है जो ब्रिटिश कंपनीज थी इन लोगों को भी भारत में ट्रेड करने की अनुमति मिल जाती है। अब इसके बाद सेकंड पीरियड है, इसको एक डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पीरियड है फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, ये 1813 से 1861 तक था। अब इस पीरियड में क्या होता है कि ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इनका पूरी तरीके से ब्रिटिश गुड्स के द्वारा डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, कि मतलब इंडियन इंडस्ट्री एकदम से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड, वो लोग ब्रिटिश की जो इंडिया में आती थी और वो लोग एकदम चीप रेट की थी, और ब्रिटिश गुड्स जो थी वो मैन मेड गुड्स थी,
तो इन लोगों का प्राइस जो होता था थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा हाई ही होता था। तो इसी की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस पीरियड में फेज़ में जो ब्रिटिशर्स थे ये एक दो पॉलिसी अपनाए थे। सबसे पहली पॉलिसी थी कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी थी डिफेंसिव ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी सॉरी। और जो पहली पॉलिसी थी इसमें क्या था, जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी, अब इसमें ये मेन इन लोगों का ये था कि जो इंडिया में ये लोग किसी तरीके से ब्रिटिश गुड्स को पूरे तरीके से इकट्ठा कर दें और जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। और इसी की बाद जो है जो भारतीय चरखा जो था और वो एकदम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता था, क्योंकि ये मैन मेड गुड था और टाइम कंज्यूमिंग भी था बहुत ज़्यादा। और जो उसके बाद ये ब्रिटिश कॉटन जो है भारत में आने लगा है, और जिसकी वजह से और क्योंकि ब्रिटिश कॉटन जो था वो फैक्ट्री मेड गुड्स था तो इससे समय भी कम लगता था। अब पेपर और हाँ, इसी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी में क्या होता है कि एक फ्री ट्रेड पॉलिसी भी ब्रिटिशर्स अपना लेते हैं, जिसमें जो है स्टील इंडस्ट्री और कॉपर इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है इसकी वजह से। अब इसके बाद जो इंडियन पेपर जो था वो जो है एक एक्ट जो ब्रिटिशर्स लाते हैं जिसके द्वारा इंडियन पेपर को एक पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ब्रिटिश पेपर को पूरे तरीके से लीगलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, अब डिफेंसिव पॉलिसी क्या थी? डिफेंसिव पॉलिसी में क्या होता है कि जो इंडिया के जो इंडिया जो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करती थी उसका वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइस रख दिए, और जो ब्रिटेन से जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड आते थे उसका बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस रख दिया गया था। लेकिन और जिसकी वजह से थोड़ा इंडियन जो गुड्स थी इनकी मांग जो है ब्रिटेन में घटी थी। लेकिन ब्रिटेन में इसके बावजूद जो है लोग इंडियन गुड खरीदते थे। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटेन में कुछ ऐसी लॉज पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन में जो इंडियन गुड्स को रखना जो है इलीगल कर दिया गया था। इसकी वजह से एक वुमेन थी जो एक इंडियन हैंडकरचीफ था उसको वो रखी थी, जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ा था। ठीक है, और जो ब्रिटिश गुड थे इन लोगों को नेग्लिजिबल टैक्स लगता था इंडिया में आने पे। अब क्या लगता था इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो इंडिया से जो ब्रिटेन कॉटन जाता था, कॉटन गुड जाते थे उस पर 10% टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था, और जो वुल जाते थे इस पर 20% टैरिफ लगता था, और जो सिल्क जाता था उस पर 30% टैरिफ लगता था। अब इसी के कंट्रेरी में अगर आप देखें कंट्रास्ट में, जो ब्रिटेन से इंडिया में कॉटन गुड्स आते थे उन पर 1% टैरिफ लगता था। अगर आप देखें कंपेरेटिवली देखें तो ये एकदम नेग्लिजिबल है। और जो वूल आता था वो 2% इस पर टैरिफ लगता था, और जो सिल्क था इस पे सिल्क जो था इस पे 3% टैरिफ लगता था। ठीक है, अब इसी के बाद जो है 1857 का ब्रिटिश इंडियन रिवॉल्ट भी हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और इसी के बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है 1960 में और जो है IPC CRPC इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब थर्ड फेज़ क्या है? थर्ड फेज़ है पीरियड ऑफ फाइनेंशियल फेज़ है ये 1861 से 1947 मतलब टिल इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, अब इस पीरियड में क्या होता है, ब्रिटिशर्स इस पीरियड में भारत में कई रिफॉर्म्स लाते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर लिया जाए, जैसे अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में जो है ये भारत में लाया जाता है। अब ब्रिटिशर जो है वो लाते हैं। और इसके बाद रेलवेज जो है 1853 में रेलवेज जो है ये 32 किलोमीटर लाइन की 32 किलोमीटर की जो है रेलवे थी, ये बॉम्बे से लेकर थाने तक ये रेलवे गई थी। और इसी के बाद पोस्ट और टेलीग्राम जो थे ये सभी भारत में ला दिए जाते हैं। इसके बाद टिस्को जो है टाटा एंड स्टील कंपनी जो थी ये 1907 में जमशेदजी टाटा इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। और अब इसी समय जो है 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या होता है, जो ब्रिटिशर जो थे ये लोग जो हैं अटलांटिक ओशियन में फंस जाते हैं, जिसके बाद जो जमशेदजी टाटा होते हैं ये जर्मन यू बोट एक था, जर्मन यू बोट जमशेदजी टाटा थे, वो जर्मन यू बोट जो था वो जो है ब्रिटिशर्स के लिए भेज के ब्रिटिशर्स की मदद कर देते हैं।
अब ब्रिटिशर जो इंडियंस जो थे ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। वो लोग पार्टिसिपेट इसलिए किए थे ताकि वो लोग सोचते थे कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटिशर जो हैं भारत छोड़ के मतलब छोड़ के चले जाएंगे। और इसी के बाद इसी के बाद जो है और ब्रिटिश जब वर्ल्ड वार हो जाता है तो इसके बाद ब्रिटिशर्स देखते हैं कि इंडियंस जो हैं इनकी जो है अगर कोई इनके ऊपर अगर प्रॉब्लम आती है ब्रिटिशर्स के ऊपर तो इंडियंस जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब जमशेदजी टाटा जो है जर्मन यू बोट जब इसकी मदद करने के लिए भेज दिए थे अटलांटिक ओशन में, तो इन लोगों को लगता है कि इंडियंस को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियंस को प्रमोट किया जाएगा तो ये लोग इनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के लिए 1916 में इंडस्ट्रियल कमीशन जो है पहला इंडस्ट्रियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और उसके बाद फर्स्ट फिस्कल कमीशन जो है 1921 में इस्टेब्लिश होता है। और टैरिफ बोर्ड भी एक इस्टेब्लिश होता है, पहला टैरिफ बोर्ड भी इस्टेब्लिश इस समय किया जाता है। अब इसी के बाद जो है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है और ब्रिटिश जो है प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी अपना लेती है। अब कुछ इम्पैक्ट जो है कॉलोनियलिज्म का, इसको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कॉलोनियलिज्म के क्या क्या थे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म के पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या क्या थे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, नेगेटिव पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, वो था कि भारत में कम्युनलिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ रहा था। और जो हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में जो ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और इसी की वजह से इंडियन जो पॉलिटिक्स थी इससे बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट भी हुई थी। क्योंकि जब 1857 का जो रिवॉल्ट होता है वो भी लेकिन उस समय जो है इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे के इन लोगों के बीच में यूनिटी थी, लेकिन बाद में जाके यूनिटी इफेक्ट भी हो जाती है। अब कुछ सोशल इफेक्ट हैं, इनको देख लेते हैं कि सोशल जब ब्रिटिशर जो थे अलग अलग तरीके के सोशल ग्रुप ब्रिटिश रूल की वजह से भारत में आ गए थे, जिसकी वजह से सोशल स्ट्रगल भी शुरू हो जाता है भारत में। जैसे रिच और पुअर का अलग सोशल ग्रुप बन चुका था, हायर पेड लोअर पेड, जमींदार फार्मर्स रॉयट्स जो थे अलग अलग ग्रुप बन गया था, और रिलीजियस बेसिस पे भी अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे। अब कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स थे, इनको देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे भारत में जितनी ट्रेडिशनल इंडियन इंटरप्राइजेस थे, इंडस्ट्रीज थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल नहीं हैंडीक्राफ्ट नहीं थी, इसको पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए थे। कॉटेज इंडस्ट्री जो थी ये सब डिस्ट्रॉय हो गई थी, और भारत में ब्रिटिश गुड्स को भारत का एक कंज्यूमर बना दिया गया था पूरे तरीके से। ठीक है, और जो है इंडियन इकोनॉमी थी वो एक ब्रिटिश इकोनॉमी की एक कॉम्प्लीमेंट बन के रह गई थी। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ब्रिटिश जो थी कमर्शलाइजेशन तो की थी एग्रीकल्चर का, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा स्कारसिटी भी आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आए थे, और भी कई प्रॉब्लम्स आई थी। अब इसी के बाद जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ भी भारत में शुरू हो गई थी। अब ठीक है, और इंडिया जो है एक रॉ मटेरियल का एक एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश्ड गुड का इम्पोर्टर बन के रह गया था। अब कुछ कल्चरल इफेक्ट है, इसको देख लेते हैं। एक ब्रिटिश कल्चर जो है भारत में एक सुपीरियरिटी एक ले लेता है, सुपीरियरिटी ले लेता है, और इसके बाद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और इसके बाद जो है इंडियंस जो थे इन लोगों को ब्रिटिशर्स जो थे इंडियन कल्चर जो था इनको डाउनग्रेड कर दिए थे, और साइकोलॉजिकल स्लेवरी भी शुरू हो गई थी। क्योंकि डेवलपमेंट जो ब्रिटिश कल्चर का जो भारत में डेवलपमेंट हो रहा था इसके वजह से एक भारत में एक साइकोलॉजिकल स्लेवरी भी भारत में इंडियंस ब्रिटिशर जो थे भारत में एक साइकोलॉजिकल स्लेवरी को भी एक वो कर दिए थे, शुरू कर दिए थे भारत में साइकोलॉजिकल स्लेवरी। क्योंकि अगर इंडियंस जो थे वो भारत की ब्रिटिशर्स की अगर कल्चर को फॉलो करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद भी, तो वो लोग फिजिकल रूप से तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली जो हैं ये लोग ब्रिटिशर्स के ही स्लेव रहेंगे कॉलोनी को। ठीक है, इसके बाद अब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, इनको देख लेते हैं इम्पैक्ट जो हुए थे। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लेते हैं। भारत में जो है कैश क्रॉप माने टी, कॉफ़ी, रबर ये लोग थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था इन सबको। और माइनिंग, कोल इंडस्ट्रीज़, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज जो थी इन लोगों को प्रमोट किया गया था। और बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किया गया था। और इंडियन मार्केट जो थे ये यूनिफाई हो गए थे, क्योंकि जब ट्रेन्स और रोड्स ब्रिटिशर जो थे ट्रेन्स और रोड बन गए थे,
लेकिन इंडियन ट्रेन और रोड जो बनाई गई थी वो ब्रिटिश की जो नीड्स थी उस समय की उसको फुलफ़िल करने के लिए ये इंडिया ट्रेन्स और रोड्स बनाया गया था, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को जो कंट्री साइड एरियाज़ थे वहाँ पे रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा फाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स वहाँ थे, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए ब्रिटिशर्स को दिक्कत होती थी। इसीलिए क्योंकि मिट्टी की रोड पे चलना बहुत ही मुश्किल था, कार रोड गाड़ी जो होती थी वो नहीं चल पाती थी, तो इसी की वजह से ट्रेन्स और रोड्स जो थी ये लोग ब्रिटिशर्स लेकिन अपने मोटिव के लिए बनवाए थे, लेकिन इसकी वजह से इंडियन मार्केट को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब सोशल इम्पैक्ट कुछ थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है इससे प्रमोट हुई थी, जिसकी वजह से राइज ऑफ मिडिल क्लास जो था भारत में इसका राइज हो जाता है, और यही मिडिल क्लास बाद में जाके इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत कर देता है। यही जो मिडिल क्लास है, अभी मिडिल क्लास में एडवोकेट थे और डॉक्टर, अलग अलग तरीके के मिडिल सोसाइटी के लोग थे, और यही मिडिल क्लास सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी शुरू करता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में किए थे, और भी कई लोग जैसे और भी कई लोग जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। और इसी के बाद जो है सती प्रथा जो है 1929 में इसको बैन कर दिया जाता है, और विडो रीमैरिज एक्ट 1956 में बैन कर दिया जाता है, ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये लोग इन लोगों को बैन करने पे बहुत ज़्यादा जोर दे देते थे, और सुपरस्टिशंस पे भी भारत में जो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन चलते थे इन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था हटाने के लिए। और इसके बाद कुछ पॉलिटिकल इफेक्ट है। भारत में जो है ब्रिटिशर्स जो थे एक अपना यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाए थे, जिसकी वजह से भारत में लोग जो थे पीपल्स का एक यूनिफिकेशन हो गया था, और इसी के बाद जो है रूल ऑफ लॉ, सोशल इक्वलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं ये सब, तो ये सब भी हम लोगों के ब्रिटिशर्स की वजह से ही हम लोग इंडियंस में ये सब इम्बाइब हो पाए हैं। तो ये पूरा कॉलोनिज्म के बारे में ओवरव्यू था। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।